वनों को उसके सघनता एवं घनेपन के आधार पर उसे 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले अत्यंत सघन वन की। तो अत्यंत सघन वन जो होती है उसकी संख्या भारत में कितनी भूमि पर है, तो यह 54.6 लाख एच फॉर हेक्टेयर इतना भूमि पर हमारा सघन वन है। और हमारे भारत में सघन वन की घनत्वता का परसेंटेज पूछेगा तो 75% है। राइट, कितना परसेंट है? 75% है। इसमें 2 राज्य नहीं आते हैं सघन वाले, अत्यंत सघन वन वाले क्षेत्र में 2 राज्य नहीं आते हैं। एक हो गया असम, देखिए हम आपको बताते हैं। अरे किताब पढ़ के आया तब तो बोल रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा चिपकाना दे भारत को। ठीक है, एन हो गया असम और सिक्किम वाला एरिया इधर आता है। इधर वाले एरिया में अत्यंत सघन वन नहीं पाया जाता है और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं असम और सिक्किम। ये ऊपर वाला जो एरिया होता है ये हो गया असम और सिक्किम का एरिया। यहाँ पे अत्यंत सघन वन नहीं पाया जाता है। बाकी पूरे भारत में इसकी बात करें तो कितना परसेंट है? 75% है। दूसरी बात करते हैं हम लोग सघन वन की। तो सघन वन का हमारे देश में लगभग यह 3% वन है। सघन वन की संख्या हमारे देश में कुल कितना है? 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वन का विस्तार है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश इधर, यह इधर पाया जाएगा, सिक्किम इधर पाया जाएगा, थोड़ा सा यह वन पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में भी पाया जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऊपर पाया जाता है, यहाँ पे भी यह वन पाया जाता है, महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। और पहाड़ी वाले इलाका में कौन सा वन पाया जाता है? सघन वन की परसेंटेज पूरे भारत में 3% है। खुले वन की बात करें तो भारत में खुले वन के वन की जो संख्या है वह 72% है। मेन बात को समझिए, खुले वन की संख्या कितनी है? 72% है। हालांकि कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि है? तो 2.59 लाख एच फॉर हेक्टेयर भूमि पर कौन सा वन है? खुला वन है। लेकिन हम लोग को ये एग्जाम में ये नहीं पूछता, हम लोग को परसेंटेज पूछता है। अत्यंत सघन वन 75%, सघन वन 3%, खुले वन 72% और कहेगा झाड़िया एवं अन्य वन। तो झाड़िया एवं अन्य वन जो होता है वह राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। राजस्थान वाला एरिया ऐसा एरिया है, यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान देखो बाबू, यहाँ पे कौन जगह है? यहाँ के जो एरिया होते हैं, यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वह झाड़ी वाले इलाके के वन पाए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल अधिक होता है, यानी कि रेत बालू अधिक होती है। तो वहाँ पे आप इस चीज का उम्मीद लगा के मत बैठिए कि आम और लीची जैसा पेड़ वहां पे होगा। कुछ तो राजस्थान वाले क्षेत्र में झाड़ झोरमुट वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। और यह जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% वन कहाँ पे है? राजस्थान में। किस तरह का वन पाया जाता है यहाँ पे? यह कहाँ पाया जाता है? राजस्थान वाले क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में क्या है? बालू वाला क्षेत्र है, इसलिए पाया जाता है। अब बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन सुनिए, विश्व के, ठीक है, विश्व के वनों में जितने भी वन पाए जाते हैं, विश्व में जितने भी मैंग्रोव वन है, राइट, ये पूरे, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। तो पूरे संसार में जितने भी मैंग्रोव वन है उसकी संख्या भारत में सिर्फ 5% है, राइट। और यह जो 5% वाला जो वन है, इसमें एक बात आप समझिए, यह 5% वन कहाँ पाया जाता है? चलो इसको मिटाओ, इतना हम मिटाएंगे, समय लगेगा। देखो राइट, कुछ इधर पाया जाता है, लेकिन 50% वन इधर पाया जाता है। इधर 50% से अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। और इस एरिया को कहते हैं हम लोग बंगाल वाला एरिया। और इधर जो महासागर है, उस महासागर का नाम है
क्या, बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी। और बंगाल के खाड़ी के तरफ यहाँ पे देखो ध्यान से, बंगाल के खाड़ी के तरफ कितना वन है, तो वहां पे मैंगो वन, पूरे भारत में मैंगो वन 5% है, यानी बाकी दुनिया में 95% होगा। तो वह जो 5% मैंगो वन है भारत में, तो उसका 50% से अधिक हिस्सा कहाँ पाया जाएगा, बंगाल तरफ। और बाकी जो बचा हिस्सा पाया जाएगा वह इधर पाया जाएगा। और इधर वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात के एरिया। और यहाँ पे एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस सभी जगह के जो क्षेत्र है वहां पे क्या पाए जाएंगे, मैंगो वन पाए जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए अब आप हमको बताइए, घनत्व के आधार पर भारत में वन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पांचों का नाम बताएंगे। वो ना बोलेगा तो तोड़ सके बोले, तोरे पास रह जाएगा। सुनो हम बताते हैं। पहले 3 को लिखिएगा, अत्यंत सघन, सघन और खुला। अत्यंत सघन, सघन और खुला। देखो, अत्यंत सघन, सघन और खुला, और झाड़ी और मैंगो, झाड़ी और मैंगो। अत्यंत सघन, सघन, खुला, झाड़ी और मैंगो। किस आधार पर, तो घनत्व के आधार पर। और सबसे अधिक किसकी संख्या भारत में है, तो सबसे अधिक खुले वन की है, 72%। ठीक है, सबसे कम कौन है, तो सघन वन की संख्या कितना परसेंट, 3%। ये 75% है। तो यह अत्यंत सघन वन 75% है, बट सघन वन 3% है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 2 चीज पूछता है, या तो सबसे हाई या सबसे लो। सबसे लो कौन है, सघन। दूसरा बात, मैंगो वन की परसेंटेज कितनी है भारत में, और आधे से अधिक बंगाल में पाया जाता है। बंगाल मतलब कलकत्ता वाले इलाका में। चलिए अब आगे देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए वनों का ह्रास तो मानव नहीं किया है, कोई और तो किया नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपने आप को तो बर्बाद काट सकते नहीं है। तो आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पेड़ को काटा है। अब आगे हम समझते हैं सरकार यानी कि प्रशासनिक। कौन सा, दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन को 3 भागों में बांटा गया। तुम किताब में क्या तकता है, घर से पढ़ के आया है, घर से पढ़ के आया है पक्का, तब दोबारा उसका क्या पता। अभी यहाँ देखो, क्या यहाँ देखोगे तो कुछ हम मेन बात बताएंगे। पूरा पढ़ाने के लिए तो हम एक लाइन पढ़ाएंगे तो बातें बिगड़ जाएगा। मेन बात सीखिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन को 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों भागों का नाम हम लिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो आरक्षित वन उस वन को कहते हैं जिस वन पर नियंत्रण सरकार का होता है, यानी सरकार इसको क्या किया हुआ है, रिजर्व किए हुआ है। सरकार इसको क्या किया, रिजर्व किया हुआ है। इस वन में आप क्या देखिए, इस वन की विशेषताएं क्या है। आरक्षित वन जो होता है वह देश के हित में, पर्यावरण के हित में, जलवायु को नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि बाढ़ जो आती है तो कुछ पेड़ पौधे बाढ़ को भी रोक लेती है। अगर पेड़ पौधे ना होंगी तो बाढ़ बहुत तेजी से आएगी और बहुत तेजी से विनाश करते हुए आगे बढ़ेगी। तो पेड़ पौधे एक तरह से बाढ़ को रोकता है। पर्यावरण परिस्थितिकी को संतुलन बनाने का काम करती है। मतलब यह हो गया कि पर्यावरण में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसे कंट्रोल कौन करता है, पौधा ही करता है। क्योंकि पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करती है, वन करती है, और वन का निर्माण पौधों से होता है। तो ये हमारे लिए किसी का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो वन का बहुत तरह से महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने देखा कि वन कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर सिर्फ सरकार का अधिकार हो। तो जिस पर सिर्फ सरकार का अधिकार होता है उसे कहते हैं आरक्षित वन।
इस वन में आप पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं, पशु चारण नहीं कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरह के चीज को आप यहाँ से उठा करके अपने घर नहीं ले जा सकते। तो इस पर टोटल नियंत्रण किसका हो जाएगा? सरकार का। तो यहाँ पर सीधे लिखते सरकारी का। इस पर इसमें से आप पशु चारण कर सकते हैं? पशु चारण नहीं। पेड़ की कटाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह किस लिए है? देश हित में लिए हैं। इसमें से लकड़ी काट सकते भैया? नहीं काट सकते हैं। और यह भी माना जाता है कि सरकार ने इस पेड़ को जो लगाया है तो इसमें कुछ ऐसे पेड़ जो होंगे वह बहुत ही महंगा होगा, जैसे चंदन का पेड़, सखुआ का पेड़, सागवान का पेड़। तो इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ कीमती भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसमें कीमती भी पेड़ होंगे। और तरह तरह की चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा इस पर किसी भी तरह का आम आदमी का अधिकार नहीं है, और आम आदमी इसमें से कुछ न निकाल सकता है न कुछ कर सकता है। दूसरा देखिए, रक्षित वन किसे कहते हैं? तो रक्षित वन क्या होता है? यह भी एक तरह से सरकार के ही अंडर में होती है यह वन, लेकिन विशेष नियम और विशेष कारण सरकार जो बनाई है उस हिसाब को पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इसमें पशु चारण कर सकता है और इसकी कटाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? हाँ, अनुमति। सरकार से जब अनुमति लीजिएगा, रहने दीजिए ना, ठीक है। जब सरकार से अनुमति लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आरक्षित वन में सरकार आपको पशु चराने देगी, राइट। उसके बाद एगो दूगो पेड़ों काटने देगी, राइट। लेकिन अगर आप सरकार से बिना अनुमति को उसमें घुस जाइएगा तो सरकार आपको ऐसा नहीं करने देगी। और दूसरी बात कि अगर सरकार आपको इसमें पशु चरण करने दे रही है, पेड़ काटने दे रही है, तो सरकार इसके बदले में आपसे टैक्स के तौर पर कुछ पैसा भी आपसे लेगी। समझ में आया? किस वन में पैसा लगता है? रक्षित वन में। तीसरा हो जाता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन उस वन को कहते हैं जिसमें सरकार का कोई हाथ न रहता है। इसको कहते हैं यूनिक क्लासिफाइड फॉरेस्ट। यूनिक क्लासिक, सबका इंग्लिश हम लोग जान के, मटेरियल में इंग्लिश है, आप लोग ले लीजिएगा। अवर्गीकृत वन में जो होता है, इस वन में सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं दिखाती है, इस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। सरकार का अधिकार न होता है, राइट। तो इसका मतलब यह हो गया कि अवर्गीकृत वन में कोई भी व्यक्ति जाके पेड़ काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। पेड़ काट सकता है कि नहीं काट सकता है? काट सकता है। सरकार से पूछने का जरूरत नहीं है, पशु चारण कीजिए कीजिए, घास काट के ले जाइए, है कि नहीं। लेकिन सरकारी वन में सब घास काट सकते हैं? नहीं। वही में तो आप कितनों सरकार के रुपया दीजिएगा तो इनमें से सरकार आरक्षित वन में से एगो उसमें से खर नहीं ले जाने देगी। अच्छा, रक्षित वन में से सरकार ले जाने देगी, लेकिन बदले में टैक्स के तौर पर कुछ पैसा लेगी। अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई हाथ इसमें नहीं है। आप उसमें चाहे तो आप काट करके ले जाए, पशु चराए, मवेशी चराए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अगर बात करते हैं, भारत में लगभग 50%, मतलब 50% से अधिक, अप्रोक्स 50% के आसपास जो है कैसा वन हो जाएगा? आरक्षित वन हो जाएगा। 29% यानी कि एक तिहाई, कितना? एक तिहाई वन यानी 29% कौन सा वन हो जाएगा? रक्षित वन हो जाएगा। और तीसरा जो वन दिख रहा है अवर्गीकृत वन, यह हमारा टोटल 17% है, राइट। अवर्गीकृत वन की संख्या कितनी परसेंट है? आरक्षित वन की संख्या कितनी परसेंट है? 50%। अब पूछेगा रक्षित वन की कितनी है? 29। इन तीनों में सबसे इंपोर्टेंट आपका इसका परसेंटेज याद रखना है। रक्षित वन कितना परसेंटेज है? 29। हालांकि पढ़ने के दौरान तो हर एक बात माथा में सेट हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम वाला कुछ भी पूछे तो हम लोग उसका जवाब सही से दे पाए। तो तीनों बात समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग समझते हैं कि वन एवं वन्य जीव मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन इसी महत्वपूर्ण चीज को
महत्वपूर्ण चीज का जब विनाश होने लगेगा तो वह सुख वाला बात है कि दुख वाला बात? दुख वाला बात। तो अभी हम लोग दुख दर्द भरी कहानी पढ़ेंगे। रोना मत मुखिया जी, रोना मत, समझे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज देख रहे हैं वन वाला पार्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे वनों के हरास। हरास माने बर्बादी। वन का देखो, आदमी को बर्बाद करने के लिए सिंपल सी बात है कि उसका ब्याह करवा दो, या तो सुधर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। या कोनो आदमी कोनो औरत के चक्कर में पड़ गया तो उसको बर्बाद होना तय है। लेकिन वन तक किसी के चक्कर में नहीं पड़ा। आदमी अगर पीछे पड़ गया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको बर्बाद किए हुआ। समझिए वन का बर्बादी कैसे कैसे हुआ है। सिर्फ एक ही चीज नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसलिए इसको बर्बाद करने में लोग ने कोई कसर ही नहीं छोड़ा हुआ है। जबकि लोग को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वन, ऑक्सीजन दे रहा है, बरोबर टाइम पर दे रहा है कि नहीं? चलिए पहला बात समझते हैं वनों के ह्रास का कारण। वन ह्रास आज से नहीं हो रहा है, यह उपनिवेश काल यानी कि उपनिवेश काल मतलब अंग्रेज के काल से हो रहा है। उपनिवेश काल मतलब अंग्रेज के काल से। अंग्रेज के काल से हो रहा है। किसके काल से? अच्छा, दूसरी बात कि अंग्रेजों ने इसका ह्रास क्यों करा? अंग्रेज भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। ये अलग बात है कि वह व्यापार करते करते राज करने लगा, लेकिन जब वह राज करने लगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत को लूटना छोड़ दिया। राज करने के बावजूद भी भारत को लूटा, और लूट करके सामान को यहाँ से वहां तक ढो के ले जाने के लिए उसने सड़क निर्माण करवाया। तो लकड़ी का वन काट के, जैसे कि बहुत सारा जंगल है यहाँ पे, राइट? अब जंगल में रास्ता चलाना चाहिए आदमी को, तो इतना दूर का जंगल काटेगा कि नहीं काटेगा? और उसमें पेड़ रास्ता ले जाएगा। तो सड़क बनाने के लिए क्या किया? वनों का बर्बाद किया। दूसरा, रेल जब बनाया, सेल लिखा रहा, देख रहा है? रेल नहीं तो होगा, ठीक है। एगो औरो वाला ना रहता है, रे हो रहता है, देखती है हिंदी में लगा करो। अच्छा, रेल जो होता है, तो रेल का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि रेल के निर्माण में पहले लकड़ी का अत्यधिक यूज होता था और रेल से सामान वामान ढोया जाता था। तो इस तरह के और भी सारे अपने सुविधा को पूरा करने के लिए अंग्रेज ने क्या किया था? हमारे यहाँ जो वन थे उसका विनाश किया था। और यहीं तक बात नहीं रुकी। आजादी के बाद वन एवं वन्य जीवों पर आक्रमण तेजी से हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ने लूटा, भारत के लोग भी कसर नहीं छोड़ा। जब देश अंग्रेज से क्या हुआ? पानी पानी गिर रहा है, कौन प्यासा आने वाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। आजादी के कोई यहाँ कासल प्यासा लाएगा ना, रिमझुम। आजादी के बाद अंग्रेज जो काम था कर दिया। अब भारत के लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ा पेड़ को बर्बाद करने में, वन को बर्बाद करने में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया। अब प्लस में पेट पोषने के लिए जंगली जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान हिरन मारा गया। वो काला हिरन का केस सलमान खान पे लग गया था, बुढ़ारी में जेल गया। बस पैसा है तो बच जाता है। अब बात बहुत पुराना हो गया था। तो जंगली जीवों का हत्या, जंगली जीव का शिकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? शिकार, लोग खाने के लिए, मांस भात खाने के लिए जंगली जीवों का क्या करने लगे? शिकार करने लगे। इसके कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। वन का ह्रास कैसे हुआ समझ में आ गया? वन्य जीव का ह्रास कैसे हुआ? तो लोग कथी कर रहे हैं पीछे? पढ़ना लेना तो मैट्रिक में फेल ना कर जाए चुट्टा। यहाँ आदमी मेहनत से पढ़ा रहा है, ये अपना में लगल है। बात मिनट का नहीं है, बात है लाइफ का। उसको लग रहा है कि वीडियो बन रहा है, हा? नहीं,
उसको लग रहा है कि सर जी वीडियो बना रहे थे, हमको पीछे मन में जो होगा सो करेंगे, ये भगा नहीं बनेगा, सीखेगा नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेगा। आई 50 को ऑब्जेक्टिव लिख के भेज देंगे, बहन 50 को सुना देगा, अब परसों फिर 50 को देंगे, फिर जब देखेंगे क्षमता बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 150 200 देंगे, बाद में क्या होगा, सब भूल जाओगे। तो पढ़ाई कभी भी लर्निंग सीखने का चीज होता है, बैठ के तमाशा जो पीछे कर रहा है ये ठीक काम नहीं है। आई समझा दिया, अगला बार से पीट देंगे। चलो यहाँ देखो, जंगल में क्या हुआ, जंगली जीवों का शिकार होने लगा, जिसके कारण जीवों का विनाश शुरू हो गया। विकास के नाम पर वनों का भी विध्वंस शुरू हुआ। लोगों ने अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए भी वन का विनाश किया। भारत में वनों का ह्रास वनों का ह्रास का एक बड़ा कारण क्या बन गया, कृषिगत भूमि। कृषिगत भूमि कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को कृषि करना होगा, और वैसे जगह जहाँ पे जंगल है तो वहां के जंगल को काट के और उस खेत में क्या किया जाएगा, कृषि कार्य किया जाएगा। इसके कारण भी क्या हुआ, वनों का विनाश हुआ। पांचवा कारण में आपको क्या बता दीजिएगा कि जनसंख्या बढ़ गई तो घर बनाने के लिए काटना पड़ा पेड़ को। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी क्या हो गया, अभी आप देखते हैं ना सरे में भी लोग से घर बना लिया है, क्यों, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो वहां से जनसंख्या वृद्धि के कारण भी क्या होगा, पेड़ का विनाश हुआ है। छठा देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गया डैम, समझते हैं आप लोग, डैम, बांध। बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र है जहां पे पानी जब आती है तो वो इतनी बड़ी मात्रा में पानी आती है कि उस पूरे एरिया को वह पानी से तो दहा वहा देगी। तो इसलिए सरकार ने क्या बनाना शुरू किया, जैसे कि पुल है, और इस पुल पर क्या बना देगी सरकार, डैम बना देगी। और डैम बनाने के लिए सरकार को लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे क्षेत्र जहां पे कोई न रहता हो, यानी कि जंगली एरिया को काट करके डैम बनाएगी। 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,000 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र का विनाश हुआ है। 1952 में नदी घाटी परियोजना शुरू हुआ। नदी घाटी परियोजना शुरू हुआ, यही डैम बनाना क्या कहलाता है, नदी घाटी। कब हुआ, 1952 में। और इससे क्या हुआ कि 5,000 वन क्षेत्र जो थे बर्बाद हो गए। कितने वन क्षेत्र बर्बाद हो गए, 5,000 वन हो गए। और अंत में अगर आप और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पशुचारण, हो गया, पशुचारण। पशुचारण, अब देखिए पशु को भी चराने से वन का ह्रास होता है कि नहीं होता है। दूसरा बात कि अब वन को काट करके देखते हैं, वन से स्मगलिंग करता है। पुष्पा फिल्म देखे हुए ना, चंदन का पूरा खेला है में, तो उस तरह से भी वनों का विनाश हुआ है। और कुछ वन ऐसे हैं जिसको सरा गला करके क्या बनाया जाता है, पेट्रोलियम। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ता गया, वैसे वैसे वन्य जीव का आवाज भी हमें कम सुनाई देने लगा। अगर अधिक वन उस समय में था तो हम लोग कह सकते हैं उस समय में जीव जंतु भी बहुत अधिक होंगे। लेकिन जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ने का मतलब यह हो गया कि वन घटते गया, वैसे वैसे वन्य जीव की संख्या भी घटते गई। लोगों का शौक भी जो ऐसा शौक था पहले के राजा महाराजा का, जिसके कारण वनों का और वन्य जीवों का विनाश हुआ है। राजा का शौक है कि राजा जाएंगे शिकार पर, शेर मार के लाएंगे और कहलाएंगे क्या, शेर मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान। समझ में आया, 7वां में पढ़े होगा ना, नहीं पढ़े हुए हैं। जिसके कारण लोगों ने इतनी मतलब वन्य जीवों को शिकार किया है। शिकार किसको करता है, जो सबसे बढ़िया लगता है लोग को। तो शिकार करने के दौरान भारत से अभी के दौर में मुख्य रूप से 2 जीव का अंत हो चुका है। एग्जाम में पूछेगा वह 2 जीव कौन है, तो पहला याद रखिएगा भारतीय चीता का अंत हो गया एवं गिद्ध का अंत हो गया है। यह 2 जीव अंत हो गया, यानी कि अंत अगर बचलो होगा तो कुछ बचल होगा तो उसको चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम तो पहले नॉर्मल खेत में जाते थे तो गिद्ध देख लेते थे, बहुत बड़का चिड़ै रहता है वो, अब बहुत ऊंचा उड़ता है वो। कई दिन का चैप्टर है।